हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। हम दिसंबर 2022 की क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे और आज हम थर्ड वीडियो कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने हाइलाइट्स देख लिए थे, पूरे मैगजीन का ओवरव्यू ले लिया था। सेकंड वीडियो के अंदर हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को यानी कि इंटरनेशनल न्यूज़ को देखा था। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य को यानी कि नेशनल न्यूज़ को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारी न्यूज़ आर्टिकल है वो जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो कि गोवा के पणजी में संपन्न हुए हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो फर्स्ट वीडियो जब हमारा था, जब हमने हाइलाइट्स पढ़े थे, मासिक घटनाओं के सार संग्रह पढ़ा था, तो उसके अंदर भी हमने काफ़ी सारे फैक्ट्स देख लिए थे, लेकिन आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था जिसका आयोजन भारत के गोवा के अंदर किया गया। गोवा के भी पणजी के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया। तो गोवा के जो राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्ले और जो हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने जो है मिलकर के इसका जो है उद्घाटन किया है। और इस बार जो फोकस कंट्री रहा है हमारा, जो इसका फोकस कंट्री रहा है वो था ब्राज़ील। तो यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा, आप इसको टिक कर लीजिएगा कि फोकस कंट्री क्या है, ब्राज़ील है। उसके अलावा जो उद्घाटन समारोह के अंदर जो इनॉग्रल सेरेमनी थी, उस समय जो मूवी प्रस्तुत की गई थी वो एक ऑस्ट्रियन डायरेक्टर है जिनका नाम है डाइटर बर्नर। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इनकी मूवी है एल्मा एंड ऑस्कर। इसको जो है उद्घाटन समारोह के रूप में उद्घाटन समारोह के अंदर जो है वो दर्शाया गया है। तो ये दूसरा फैक्ट है जो आपको याद रखना है। तीसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि समापन समारोह में ड्यूरिंग द एंड ऑफ सेरेमनी है, उसमें जिस मूवी को दर्शाया गया वो थी परफेक्ट नंबर। और ये जेनुसी जो डायरेक्टर हैं उनकी मूवी है परफेक्ट नंबर, उनको जो है लास्ट में दर्शाया गया है। समापन समारोह की फिल्म है। फिर देखिए कि इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किस अभिनेता को दिया गया। तो ये भारतीय अभिनेता हैं और ये हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर भी देखा था। तो जो भारतीय अभिनेता है उनका नाम चिरंजीवी हैं और ये साउथ के एक्टर हैं। तो कवर पेज पे भी आपको जो है इनकी फ़ोटो दिख जाएगी। तो इनको जो है इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर देखिए ICAFT का यूनेस्को गांधी मेडल किसको दिया गया है। तो ईरानी फिल्म के निर्देशक हैं जिनका नाम है पायम अस्कंदरी, उनको उनकी फिल्म है नारगेसी, उसको जो है यूनेस्को गांधी मेडल का अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ईरानी निर्देशक है, उनको ये अवार्ड मिला है। तो अगर आप अभी देखेंगे तो स्पेनिश मूवीज़, एक ईरानी जो डायरेक्टर्स हैं या ईरानी मूवीज़ हैं, उनको सबसे ज़्यादा अवार्ड जो है यहाँ पर मिले हैं। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है गोल्डन पिकॉक जो है उसका अवार्ड किसको मिला है। तो निर्देशक का नाम है वैलेंटाइन मेरोल और इनकी स्पेनिश फिल्म है टेंगो स्वेना अरे इतना बड़ा नाम है, स्वेनो सेलेक्ट्रिकोस आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। ओके, तो ये जो नाम है ये स्पेनिश में है, आपने तो ये ध्यान रखेंगे। आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स दोनों ही पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन में कैसा भी ट्विस्ट करके वो दे दे। तो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स स्पेनिश मूवी है और उसके जो डायरेक्टर है वैलेंटीना मोरेल, उनको जो है गोल्डन पिकॉक का अवार्ड दिया गया जिसमें 40 लाख रुपीज़ जो है वो गिफ्ट किए जाते हैं, अवार्ड के रूप में दिए जाते हैं। रजत मयूर, गोल्डन पिकॉक देख लिया। जो सिल्वर पिकॉक है वो किसको मिला है। तो ये ईरानी लेखक हैं और निर्देशक है नादिर सईवर, उनको नो एंड के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। नो एंड के लिए पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी इसी नो एंड मूवी के हैं, वाहिद मुबासेरी, तो उनको ये पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो जो हमने अभी पढ़ी थी गोल्डन पिकॉक वाली जो मूवी थी आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, उसकी जो अभिनेत्री हैं डेनियला मार्न नवारो, उनको जो है इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। तो ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे कि उद्घाटन वाली मूवी थी एल्मा एंड ऑस्कर, समापन की थी परफेक्ट नंबर, चिरंजीवी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, और यूनेस्को गांधी के लिए जो है ईरानी फिल्म जो है पायम, उनको मिला है पायम जो है पायम नाम है उनका निर्देशक का, उनको मिला है। गोल्डन पिकॉक जो है वो स्पेनिश जो मूवी है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स उसको मिला है। और जो रजत मयूर है वो जो है नो एंड मूवी को मिला है। और उसी के ही जो इन्हीं दोनों मूवीज़ के जो एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस हैं उनको जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में उनकी उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है फिर से किसी स्पेनिश फिल्म निर्माता को मिला है और उनका नाम है कार्लोस सौरा। नाम क्या है, कार्लोस सौरा। इनको जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब ये दो चीज़ें, दो फैक्ट और आते हैं, चाहे तो आप पढ़ लीजिए, बाकी आप एलिमिनेट करके भी इनका आंसर निकाल सकते हैं। अब तक के जो फैक्ट्स हैं उनको तो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है ताकि ध्यान रहे, और बाकी के जो फैक्ट्स हैं सभी फैक्ट्स याद करने के नहीं होते हैं, कुछ चीज़ों को आपको एलिमिनेट करके भी जो है वो सॉल्व करना होता है। अब देखिए जूरी का विशेष पुरस्कार जो है फिल्मकार है लाव डियाज,
उनकी ये फिलीपींस के हैं और उनकी जो मूवी है व्हेन द वेव्स आर गॉन, व्हेन द वेव्स आर गॉन, तो उसको मिला है। और किसी निर्देशक की पहली ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है बिहाइंड द हैशटैग्स असीमिना प्रोएडो को उनकी फिल्म के लिए दिया गया है। तो 2 याद नहीं भी रहें तब भी आप जो है इतना याद करेंगे तो आपको एलिमिनेट करके जो है आप आंसर निकाल पाएंगे। फिर देखिए प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने G20, आपको पता है कि भारत को इस बार जो है 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता करने का जो है वो अवसर मिला है। तो हमने जो है G20 का लोगो, थीम और वेबसाइट जो है उसका अनावरण किया है। तो इसको हम थोड़ा ग्राफिक्स में देखेंगे। सो यहाँ स्क्रीन पे देखिए फ्रेंड्स, आपको लोगो दिख रहा होगा कि जो प्रधानमंत्री है यहाँ पर इनॉग्रेट कर रहे हैं। तो लोगो देखिए, लोगो के अंदर आपको दिखेगा कि जो हमारा तिरंगा है उसके तीनों कलर जो है वो जीवंत यहाँ पर दिखेंगे, केसरिया, ग्रीन, ब्लू और वाइट। तो ये आपको कलर्स दिख रहे हैं। इसके अंदर आपको जो है कमल का फूल दिखेगा जो कि प्रतीक है कि चुनौतियों के बीच जो है विकास कैसे किया जाता है, ठीक है, चैलेंजेस के बीच में भी ग्रो कैसे किया जाता है। इसलिए इसके ऊपर जो है बहुत क्रिटिसाइज़ हुआ है गवर्नमेंट का कि लोटस जो है आपके खुद के पार्टी का सिंबल है तो आप उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो खैर वो बात अलग है, उसको हम अभी यहाँ इग्नोर करते हैं। फिर देखिए देवनागरी लिपि में जो है वो भारत लिखा हुआ है और उसके अलावा जो है हमारा एक जो है मोटो जो है यहाँ पर दिया गया है, अध्यक्षता का जो विषय है वो दिया गया है। विषय है वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है। और इसके अलावा और क्या कार्य किया है, तो एक वेबसाइट है वो भी लॉन्च की है जिसका नाम है www.g20.in। इसका भी शुभारंभ जो है यहाँ पर किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बहुत अच्छी तरीके से जो है इसको याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें जो है इसके अंदर देखने को मिलती है। सबसे मेन चीज़ तो ये है, ये याद रखिएगा आप कि इसका जो मोटो है या विषय है, थीम है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए कि इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं कि G20 जो है इसकी अध्यक्षता जो है वो अमृत काल में स्टार्ट हुई है। तो ये अमृत काल क्या है कि आज़ादी के जो 75वें वर्ष हैं तो उसको जो है अमृत काल कहा जाता है। तो उसके अंदर इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये थोड़ा सा अपने को ये भी ध्यान रखना है। सो यहाँ पर जो जो हमने अभी ग्राफिक्स में देखा वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका जो अरुणाचल प्रदेश है उसका एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कामेंग। ये आपने सुना होगा कामेंग डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो वहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि आपको पता होगा कि हमने COP 25 कह रही हूँ, जो हमारा COP 15 था जिसके के अंदर पेरिस समझौता जिसको आप कहते हैं, पेरिस के अंदर जो हुआ था, तो उसके अंदर नेशनली डिटरमाइंड जो टारगेट्स हैं या कंट्रीब्यूशंस है वो हर एक देश को अपने देने थे कि आप कितना जो है रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनीकरण ऊर्जा के माध्यम से कितना जो है एमिशंस को कम करेंगे। तो उसी के तहत जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है और इसको जो है हमारे यहाँ की जो मिनी रत्न विद्युत सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है निप्को लिमिटेड, इसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। और ये सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है जो निप्को के द्वारा स्टार्ट की गई है और ये स्टार्ट की गई है अरुणाचल प्रदेश के कामेंग के अंदर। और इसमें जो है 2 नदियों का जो पानी है, जो नदियों के नाम आपको ध्यान होने चाहिए, एक तो बिचोम और एक है टेंगा। यही इसका बांध का नाम भी यही है और जो नदियां हैं वो भी यही है। तो इन दोनों नदियों के जल का प्रयोग करके जो है इसको लॉन्च किया जाएगा, इसको स्टार्ट किया जाएगा, इस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट को या जल विद्युत परियोजना को। और इसमें एक चीज़ और होगी कि ये जब स्टार्ट होगा तो इससे जो अरुणाचल प्रदेश है वो एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस जनरेट करने के लिए जो है वो तैयार हो जाएगा। सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि जो अधिशेष उसके पास में बिजली होगी उसको जो है वो बाहर जो है उसको मार्केट में सेल आउट भी जो है वो कर पाएगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि कामेंग के अंदर जो है वो इस परियोजना को लॉन्च किया गया है। फिर देखिए भारत की पहली आत्महत्या रोकथाम नीति जो है उसको लॉन्च किया है सरकार ने। पहली स्ट्रेटेजी जो है आत्महत्या रोकने के लिए उसको जो है सरकार ने बताया है। तो पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब फ्रेंड्स आपको लगता होगा कि ये इतनी बड़ी बात कैसे है कि भाई सुसाइड जो है, सुसाइडल टेंडेंसी, कोई मानसिक जो है वो रोग है। लेकिन आप ये देखिए कि जब भी आप किसी कॉलेज में या कहीं पर भी एडमिशन लेते हैं, आप नॉर्मल किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर काउंसलिंग के लिए बहुत कम जो है वो सुविधाएं हैं। जैसे कि हम पढ़ते थे तब मैंने देखा कि कोई ऐसा काउंसलर नहीं था जो बच्चों को गाइड कर सके या कोई भी उस दौरान अगर वो किसी परेशानी में जो है वो
कुछ हो उसको, तो उसको गाइडेंस जो है वो प्रॉपर मिल सके। सब चीज़ मतलब एक फैमिली पे डिपेंड रहती है, और फैमिली में आप जानते हैं कि घर वाले तो पता ही है सबको। तो ये चीज़ होती है। तो ये सबसे बड़ी कमी है एक हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी, कि हम कुछ जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके प्रति हमारी जागरूकता बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है। आज भी कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है तो ये कहते हैं कि तो पागल हो गया क्या। तो ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है। ये वही एक उसी तरीके से है कि जैसे कि लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी मिल मिल गई, इसका मतलब सब मिल गया, ठीक है। उनको नहीं पता है कि सैलरी इतनी नहीं है कि जिससे कि अगर उसका एक छोटा सा परिवार है 3-4 बच्चों का, 3-4 बच्चे मतलब कि 2 बच्चों का, और एक 3-4 लोग उसके फैमिली में है, तो उसका खर्च नहीं चल सकता है एक नॉर्मल सरकारी नौकरी में। तो ये कुछ उसी प्रकार की मेंटेलिटी है कि जहाँ लोगों को जो है मेंटल स्वास्थ्य के प्रति उनकी जागरूकता काफ़ी कम है। तो इसको जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, उसका MIT के अंदर सिलेक्शन हुआ था, तो वो बोस्टन में पढ़ती थी। तो उसने मुझे बताया कि वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो ये तक ध्यान रखती है कि आपके फादर की इनकम क्या है, और आपको इतना खर्च महीने में आपका यहाँ पर आएगा, और इससे निपटने के लिए या इसको डील करने के लिए आपको क्या क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए। तो वो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें बताते हैं, प्लस आपकी पूरी हेल्प करते हैं। और उनके लिए एक जो मेंटल जो बर्डन होता है बच्चों पे, वो बिल्कुल भी नहीं आने देते वो लोग। तो वहाँ पर काउंसलिंग सिस्टम बहुत ही शानदार है। तो ये चीज़ें जो है हमारे यहाँ पर नहीं है, तो वो होनी चाहिए। तो अभी देखिए कि हमारी जो आत्महत्या रोकथाम नीति है उसके अंदर इसको लाना इसलिए ज़रूरी है कि देखिए हमारे यहाँ पर डेटा बहुत भयानक है, कि प्रति वर्ष जो है 1 लाख से अधिक मौत, मतलब हर साल 1 लाख से अधिक मौतें सिर्फ सुसाइड से हो रही हैं। और ये सुसाइड करने वाले भी जो है 15 से 29 की एज ग्रुप वाले लोग ज़्यादा हैं। तो ये काफ़ी भयानक आंकड़ा है। और उसके अलावा आप देखिए कि 1 लाख की आबादी पर 10.2% जो है वो बढ़ोतरी हुई है आत्महत्या में। पहले 10.2% हुआ करती थी, अभी 11.3% हो गई है 2019-20 जो हमारा कोरोना वाला पीरियड था उसके अंदर। तो अगर मान लीजिए कि ये तो इंसान अकेले में थोड़ा सा समय उसको मिला है, तो एक कहते हैं ना कि एक मेडिटेटिव स्टेज के अंदर इंसान नहीं है, सेल्फ फोकस लोगों में बहुत ज़्यादा कम है। तो इसीलिए ही सुसाइडल टेंडेंसीज जो है वो बढ़ती है। तो अब देखिए कि सरकार क्या कहती है। सरकार कहती है कि हम अपने सर्विलेंस को बढ़ाएंगे, और हम टारगेटेड जो है वो कार्य करेंगे, लोगों के अंदर अवेयरनेस को जनरेट करेंगे, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उसके माध्यम से लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज को कम करने के लिए जो है हम जो है प्रतिबद्धता इन्होंने दर्शाई है। इन्होंने कहा है कि भाई हम जो है 2030 तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर में को 10% जो है वो कम करने का हमारा लक्ष्य है। 2030 तक हम 10% जो है आत्महत्या ये इसके कारण जो मृत्यु होती है उसको हम कम करेंगे। फिर देखिए इनके जो स्ट्रैटेजी के अंदर इन्होंने जो टारगेट्स दिए हैं कि अगले 3 सालों में, आने वाले जो 3 साल है उसके अंदर आत्महत्या के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र जो है उसको स्थापित किया जाएगा। एक सर्विलेंस जो है वो रखी जाएगी। सर्विलेंस कैसे रखते हैं कि भाई किसी का मान लो इस तरीके से रिकॉर्ड है, किसी ने ऐसे अटेम्प्ट भी किया है, तो उस व्यक्ति को वो लोग टारगेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके ऊपर कार्य किया जाए, उसको मोटिवेट किया जाए, या उसको जो है उसके फैमिली को बताया जाए। ये सारी चीज़ें निगरानी तंत्र के अंदर आती हैं। 5 साल के भीतर सभी राज्यों के अंदर जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से आत्महत्या रोकथाम सेवाएं प्रदान करने वाले मनोरोग बाह्य रोगी विभागों की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार का डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जो इनको जो है वो ट्रीट कर सके, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो है अब मतलब बहुत सुलभ हो जाएगा कि आप किसी साइकेट्रिस्ट से इजीली मिल पाएँ। अगले 8 साल के भीतर सभी शैक्षणिक संस्थाओं में एक मानसिक कल्याण पाठ्यक्रम जो है उसको एकीकृत जो है वो किया जाएगा। तो जितने भी हमारे स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर मानसिक कल्याण पाठ्यक्रम जो है उसको एकीकृत किया जाएगा। और ये काफ़ी ज़रूरी है। स्कूल से जो बच्चा सीखता है वो उसको जीवन भर याद रहता है। जैसे हमारे 5th 6th में एक मॉरल साइंस की बुक चला करती थी, तो वो मॉरल साइंस की चीज़ें हमने जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पढ़ी थी, और वो आज तक जो है पूरे कैरेक्टर में वो चीज़ें आ गई है। तो ये बच्चों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर कि जो NSPS यानी कि नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी है उसमें उसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें तत्काल, मध्यवर्ती और दीर्घकालिक रणनीति जो है वो शामिल होगी। प्राथमिकता वाले क्षेत्र इन्होंने क्या कहे हैं कि भाई जो प्राथमिकता क्या हो सकती है कि भाई कोई बंदा है, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि हमें अब जाना चाहिए, तो उसका सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है कि अगर वो कोई सामान बाज़ार से खरीदता है इस प्रकार का कीटनाशक या ऐसा कुछ लेने के लिए, तो उसको सरकार प्रतिबंध करेगी। तो यहाँ पर उन्होंने प्राथमिकता में यही कहा है कि जो भी सुसाइड वाले जो मोड्स होते हैं, जहाँ तक
आसान पहुंच होती है उसको कम किया जाएगा। सुसाइड को रोकने के लिए हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। मीडिया के माध्यम से संवेदीकरण और सुसाइड सर्वेलेंस को मजबूत किया जाएगा। और सरकार द्वारा इस नीति के तहत खतरनाक जो कीटनाशक है उनको पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा। तो ये सुसाइड्स को रोकने के लिए सरकार की पहल है और ये डेटा मैंने आपको जो है यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है कि तमिलनाडु ने अपना पहला जैव विविधता स्थल बायोडाइवर्सिटी स्पॉट जो है उसको घोषित किया है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, स्पॉट नहीं कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है उसको घोषित किया है। तो अगर आपने इकोलॉजी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ी हो, आपको पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए उसको, तो उसके अंदर एक अधिनियम आपने पढ़ा होगा जिसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है इसकी धारा 37 के तहत जो है इस प्रकार से किसी भी स्थान को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है कोई भी स्टेट जो है वो घोषित अपने अंदर कर सकता है। तो जो तमिलनाडु है उसने अपना एक जिला है मदुरई जिला, ये आपने पढ़ा होगा मदुरई के बारे में। अरीटापट्टी नाम का जो एक जगह है उसको जो है उन्होंने अपना पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। अब क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो अरीटापट्टी है वो चर्चा में क्यों रहा, या अरीटापट्टी कहाँ है, तो ये कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। तमिलनाडु के अंदर है। और फिर देखिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो तो जो है अच्छा एक चीज़ और, जो ये मीनाक्षीपुरम लिखा है यहाँ पर, एक मीनाक्षी माता टेम्पल भी है, तो वो काफ़ी फेमस है, टूरिज्म स्पॉट भी है, वहाँ पर कई लोग जाते हैं, तो वो यहीं पर है मदुरई के अंदर। फिर देखिए जैव विविधता से समृद्ध ये क्षेत्र 7 पहाड़ियों या द्वीपीय पर्वतों की एक श्रृंखला से घिरा हुआ है जो वाटरशेड के रूप में 72 झीलों और 200 प्राकृतिक झरनों और 3 चेक डैम के जल पुनर्भरण का कार्य करता है। ठीक है, फिर देखिए इसमें एक जलाशय है जिसका नाम है अनाईकोडन जलाशय। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में पांड्य जो राजा हैं उनके शासनकाल में हुआ था। तो पांड्या डायनेसिटी जो थी उसके शासनकाल के अंदर जो है इसका निर्माण हुआ था। यहाँ पे आपको महापाषाण संरचनाएं भी मिलेगी, शैलकृत मंदिर मिलेंगे, और जो है ब्रह्मी लिपि, शिलालेख, जैन धर्म से संबंधित रचनाएं ये भी जो है यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर जो है ये हेरिटेज स्पॉट इसीलिए है कि यहाँ पर जो है ऐतिहासिक काल की कुछ चीज़ें जो है वो मिलती हैं। उसके अलावा जो है बायोडाइवर्सिटी तो है ही, उनके नाम यहाँ पर नहीं दे रखे हैं तो हम भी उसको इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। सो देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आपका एक इंटेंट ऑफ कोऑपरेशन को लेकर के है, IOC है। इंटेंट ऑफ कोऑपरेशन यानी कि सहयोग का इरादे से एक समझौता किया गया है भारत और यूरोपीय संघ के बीच में। इसमें क्या करेंगे ये लोग कि जो भी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है, जो भी टेक्नोलॉजी है, उसका सहयोग जो है वो आपसी सहयोग जो है वो करेंगे। तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि जो भी जो देखिए यहाँ पर लिखा है उद्देश्य इसका कि उक्त IOC का उद्देश्य जैव आणविक दवाइयों, कोविड चिकित्सकीय के क्षेत्र में भारतीय और यूरोपीय सुपर कंप्यूटरों का उपयोग करके HPC का मतलब क्या है, HPC का मतलब है यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है उसका अनुप्रयोग करके जो सहयोग है उसको स्थापित करना। इससे लाभ क्या होगा कि भारत और जो यूरोपीय संघ है और जो कई क्षेत्र हैं वहाँ पर उन्नत प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने की दिशा में HPC का अनुकूलन किया जाएगा, मतलब कि उसका लाभ उठाया जाएगा। जो हाई कंप्यूटिंग होती है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग होती है, उसका जो है वो लाभ उठा करके जो आपके चिकित्सकीय क्षेत्र हैं, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र हैं, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि हाल ही में भारत ने किसके HPC के तहत हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए किसके साथ में जो है IOC साइन किया है, तो ये ध्यान रखिएगा यूरोपीय संघ के साथ में जो है ये इसको साइन किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है आपका, प्रधानमंत्री ने कैंपगोड़ा की 108 फुट ऊंची प्रतिमा जो है उसका अनावरण किया है। अब देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए कि ये जो कैंपगोड़ा है ये 15th सेंचुरी के हैं, अभी के नहीं है, 15th सेंचुरी के हैं, विजयनगर एम्पायर है उस टाइम के ये हैं, और ये उस समय अपने समुदाय के सबसे शिक्षित और सफल शासकों में एक थे, और उन्होंने जो है 1537 के अंदर जो है बेंगलुरु जो है उसकी स्थापना की थी। तो ये जो है उन्हीं को याद करने के लिए बेंगलुरु के अंदर जो है नाथ प्रभु कैंपगोड़ा जो है उनकी 108 फुट की जो कांस्य प्रतिमा है उसको स्थापित किया गया है, ताकि रिमेंबर किया जा सके उनकी मेमोरी को कि उन्होंने जो है इतना, जो बेंगलुरु जो आज बहुत ही टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, तो उसको मेमोराइज करने के लिए, उसकी मेमोरी के लिए जो है उनकी एक प्रतिमा वहाँ पर स्थापित की गई है। इस प्रतिमा को जो है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया है। जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो वैसे ही स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से जो है इसको नाम दिया गया है इस स्टैचू को। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर स्थापित की गई है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो बेंगलुरु के अंदर जो है इसको स्थापित किया गया है।
है। अच्छा, इसको जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया कि पहली बार है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कि किसी सिटी के जो संस्थापक हैं उनकी मूर्ति जो है वो, इतनी बड़ी मूर्ति जो है वो लगाई गई है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, वंदे भारत ट्रेन के बारे में। अब देखिए, ये जो है देश की 5वीं वंदे भारत ट्रेन है, इसको भी बेंगलुरु के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया है। और बेंगलुरु के क्रांतिवीर संगोली रायना जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से इसको जो है स्टार्ट किया गया है और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है ये। ठीक है, अब देखिए कि ये जो है कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो चेन्नई के औद्योगिक केंद्र, बेंगलुरु के टेक स्टार्टअप हब और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैसूर के बीच में ये संपर्क को बढ़ाएगी। तो ये इसका जो है रूट रहेगा। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि देश की 5वीं वंदे भारत ट्रेन जो है वो बेंगलुरु से स्टार्ट की गई है। ठीक है, फिर देखिए कि जो कर्नाटक है, क्योंकि बेंगलुरु वहीं पड़ता है, तो कर्नाटक जो है उसने पहला जो है भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन जो है उसको भी स्टार्ट किया है। इसका मतलब ये है कि भारत के गौरव को दर्शाती है काशी, और काशी तक जाने के लिए ट्रेन स्टार्ट की गई है। तो ये कर्नाटक पहला राज्य है जिसने कि भारत गौरव योजना के तहत इस ट्रेन को स्टार्ट किया है। अब इससे क्या होगा कि जो भी यात्री होंगे वो जो है अयोध्या, काशी, प्रयागराज, यहाँ जो है एक तरीके से तीर्थ जो है वो जा सकेंगे ईजिली। तो ये है। फिर देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो है एक कैंपगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो सेकंड टर्मिनल है उसको भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। और ये जो टर्मिनल है इसकी विशेष बात यह है कि ये विश्व का ऐसा सबसे बड़ा टर्मिनल होगा जिसे अमेरिका की जो JBC है यानी कि ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है उसने परिचालन शुरू होने यानी कि स्टार्ट होने से पहले ही प्लैटिनम रेटिंग जो है वो दी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर हो जाती है कि टर्मिनल 2 स्टार्ट किया गया है जिसको कि प्लैटिनम रेटिंग पहले से ही दी गई है अमेरिका के द्वारा। फिर देखिए कुछ यहाँ पर फैक्ट्स हैं कि जो भारत गौरव ट्रेन है ये नवंबर 2021 में स्टार्ट की गई थी। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो ये था कि ट्रेनों के माध्यम से भारत और दुनिया के जो लोग हैं उनको हमारी संस्कृति से जो है रूबरू कराया जाए और उनको जो है ऐसे ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा जो है वो करवाई जाए। और वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में तो आप जानते ही हैं, एक तो स्पीड बहुत ज़्यादा है इसकी कि 0 से 100 किलोमीटर जो है वो प्रति घंटे की गति सिर्फ 52 सेकंड में ही हासिल कर लेती है और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो है ये प्राप्त कर सकती है। तो काफ़ी फास्ट है। उसके अलावा इसके अंदर जो है सुविधाएं काफ़ी उन्नत तरीके की है और इसमें जो है कवच प्रणाली भी है जो कि इसको टक्कर से या जो होते हैं एक्सीडेंट्स होते हैं उससे इसको बचाने में हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अब देखिए एक और जो है एक क्या कहें इसको एक और उपलब्धि कह सकते हैं कि विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज़ यात्रा जो है, विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज़ यात्रा जो है उसको स्टार्ट किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और ये रिवर क्रूज़ का मतलब क्या है कि पानी के रास्ते ये यात्रा संपूर्ण की जाएगी और ये यात्रा आपकी स्टार्ट होगी ये यूपी से स्टार्ट होती हुई बांग्लादेश होती हुई असम के डिब्रूगढ़ तक जो है इसको बनाया गया है। यानी कि 3200 किलोमीटर का लगभग ये सफ़र है जिसको कि जल के द्वारा यानी कि रिवर क्रूज़ के द्वारा जो है इसको कवर किया जाएगा। और रिवर क्रूज़ का नाम क्या है? गंगा विलास। इस रिवर क्रूज़ का नाम क्या है? गंगा विलास है। इसके द्वारा जो है इसको पूरा किया जाएगा और ये जो पूरी यात्रा है 3200 किलोमीटर की, इसको 52 डेज़ के अंदर जो है इससे कंप्लीट कर लिया जाएगा। 52 दिनों के अंदर जो है इस पूरी यात्रा को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आपको पता है कि वैसे भी जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं हमारे, वहाँ कनेक्टिविटी का काफ़ी इशू है। रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन से कनेक्टिविटी वहाँ पर काफ़ी कम है, तो इसीलिए इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये जो है पर्यटकों के लिए भी है और ये जो है आपके वाराणसी यानी यूपी का जो वाराणसी है वहाँ से बांग्लादेश होते हुए आसाम के जो डिब्रूगढ़ है वहाँ तक जो है ये पूरी जो है ये यात्रा होगी। तो इसका टाइम टेबल भी अभी लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा। उसके अलावा गंगा विलास के बारे में मैंने आपको बता दिया कि गंगा विलास ये रिवर क्रूज़ है और ये पहला जो है रिवर शिप है जिसको कि तैयार किया गया है इसके लिए, और आपको रूट भी पता है। और ये जो पूरी परियोजना है ये PPP माध्यम से है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। अब देखिए कि जो जीव विज्ञान है यानी कि जो लाइफ साइंसेज होता है उससे संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं, जो डेटाज होते हैं, उसके भंडारण के लिए, उसके रिजर्व के लिए एक जो है भंडारण व्यवस्था या डेटा सेंटर जो है उसको स्टैब्लिश किया गया है। तो ये डेटा सेंटर कहाँ पर इस्टेब्लिश किया है ये क्वेश्चन आ सकता है। तो फरीदाबाद के अंदर जो है इसको स्टैब्लिश किया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंसेज का अनावरण फरीदाबाद का जो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है वहाँ पर जो है वो किया गया है। तो हमारे जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर जो है आपको
4 पेटाबाइट का जो डेटा होगा मतलब इतनी क्षमता है इसकी कि 4 पेटाबाइट जो डेटा है वो यहाँ पर स्टोर हो पाएगा। और जो है यहाँ पर ये जो है क्या कहते हैं, त्वरित कंप्यूटिंग सेवा जो ब्रह्म है वो भी यहीं पर उपलब्ध है। और यहाँ पर जो डेटा मिलेगा वो है इंडियन न्यूक्लियोटाइड डेटा आर्कीव और इंडियन न्यूक्लियोटाइड डेटा आर्कीव कंट्रोल्ड एक्सेस, ये दोनों जो है ये यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। तो आप थोड़ा फरीदाबाद वाला ध्यान रखिएगा कि जीव विज्ञान से संबंधित आंकड़ों का भंडारण जो है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर फरीदाबाद में जो है उसको लॉन्च किया गया है। अब देखिए कि जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास में काफ़ी सारी याचिकाएं थी, पिटिशंस थी कि भाई जो ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है ये आरक्षण की जो तय सीमा है उसके बाहर है, या फिर जो इसका जो बेसिक क्राइटेरिया है कि सोशली और जो सोशली बैकवर्ड जो लोग हैं उनको ये दिया जाना चाहिए, उसके भी ये विपरीत सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऐसी जो भी जो जितनी भी पिटिशंस थी जो कि 103 संविधान संशोधन जिसके तहत ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है, उसके तहत जितनी भी पिटिशंस थी उन सबको खारिज कर दिया है और इसकी जो वैधता है उसको इस्टेब्लिश किया है। जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी 5 जजेस की, तो उन्होंने 3-2 के बहुमत से जो है इसको वैध जो है वो करार दिया है। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी ताकि हमें ध्यान रहे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित। अब देखिए एक और न्यूज़ है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। आपको पता है कि पहली न्यूज़ हमने कामेंग वाली पढ़ी थी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट जो 600 मेगावाट का था जिसको स्टैब्लिश किया गया था। सेकंड न्यूज़ है कि वहाँ पर यानी अरुणाचल प्रदेश में तीसरा हवाई अड्डा बनने जा रहा है जिसका नाम है डोनी पोलो हवाई अड्डा। डोनी का मतलब होता है सूर्य और पोलो का मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है। तो इसके नाम पर एक सांस्कृतिक प्रतीक हो जाएगा, उस नाम पर जो है इसका नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया गया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। और अरुणाचल प्रदेश में इससे पहले भी 2 हवाई अड्डे हैं जिसका नाम है तेजू और पासीघाट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है तीसरा हवाई अड्डा है यहाँ पर। और मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर अब तक जो है 16 जो है हवाई अड्डे जो है वो निर्मित किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राउंड अप में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो। फिर देखिए कि आसाम के सिलचर में जो है उत्तर पूर्व का पहला यूनानी चिकित्सा केंद्र जो है उसको स्टैब्लिश किया गया है। तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वहाँ के जो केंद्रीय आयुष और बंदरगाह मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इसको जो है वो लॉन्च किया है। फिर देखिए कि एक छोटी सी न्यूज़ है कि हमारे यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार, उन्होंने एक डेटा दिया है कि हमारे देश में 100 साल से अधिक उम्र के जो मतदाता हैं उनकी संख्या है करीबन 2.4 लाख यानी कि 2 लाख से ज़्यादा, और जो 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं वो करीबन 1,80,000 जो है वो हैं। फिर देखिए जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने गुजरात के एकता नगर में भूल-भुलैया उद्यान और मियावाकी वन जो है उसको राष्ट्र को समर्पित किया। तो मियावाकी वन के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जापानी विधि से जो अर्बन गार्डनिंग की जाती है उसको मियावाकी विधि कहते हैं। और ये इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स का जो है वो क्वेश्चन था, 2021 का आई थिंक प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन भी था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है राष्ट्रीय परिदृश्य आज कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रौद्योगिकियों को कंप्लीट करेंगे। सो आप बने रहिएगा चैनल के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर listening.